हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MHI 108 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले मैं 108 के 2 क्लासेस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप MHI 108 के तीनों लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर के जो गेस्ट पेपर्स हैं या फिर आपको अपने नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखो कि 1 और 2 वीडियो में हमने जिस तरीके से क्वेश्चंस को कवर किया था, सेम उसी वे में हम यहाँ पे भी क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो अब आपका गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिस्कस सम ऑफ द थ्रेट एंड चैलेंजेस टू माउंटेन एंड हिल इकोलॉजीज इन द रीसेंट टाइम। अभी रीसेंट टाइम में आपको माउंटेन्स पे और हिल्स पे कौन कौन से खतरे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, हाल के समय में पर्वतीय और पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के सामने उपस्थित खतरों और चुनौतियों की मतलब आपको चर्चा करनी है। तो माउंटेन एंड हिल इकोलॉजीज आर अमंग द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील होते हैं ये एरिया, क्योंकि यहाँ से हमें रिवर्स मिलती हैं, बड़े बड़े बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मिलते हैं और ये रेगुलेट करते हैं हमारे क्लाइमेट को भी। तो हाउएवर इन द रीसेंट टाइम्स increasing human interventions and climate change have posed serious threats to their ecological balance। तो हाल के समय में मानवों ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अपना जो हस्तक्षेप है वो बढ़ा दिया है और जलवायु परिवर्तन ने इनके संतुलन को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। तो बड़े बड़े खतरे जो हम देख पाते हैं, सबसे बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्नोफॉल अनियमित हो रही है, ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं। इन सब की वजह से कभी तो बादल फट जाता है, कभी कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये सारे आपके माउंटेन इकोसिस्टम के मेजर थ्रेट हो जाते हैं। एंड हम क्या देखते हैं कि भारी मात्रा में वनों की कटाई हो रही है, भूमि का क्षरण हो रहा है। सो अनप्लान्ड जो डिफॉरेस्टेशन है एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर जगह उससे सॉइल हमारी इरोड होती जा रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है और जगह जगह हमें लैंड स्लाइड्स भी देखने के लिए मिलती हैं। अब क्योंकि हिल टाउन्स, होटल, रोड, टूरिज्म ये सब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट मतलब बढ़ रहा है दिन पे दिन, तो उसकी वजह से कोई प्लानिंग नहीं है। आजकल पहाड़ों पे भी शहर बसाने की जो कोशिश है उसकी वजह से पूरा जो बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस, वो गाइस खराब हो चुका है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में अनियोजित शहरीकरण, होटल निर्माण, सड़कें और पर्यटन ढांचे का विस्तार नाजुक ढलानों और जल संसाधनों पर भारी दबाव डालता है। लार्ज डैम्स और जो हाईवे, टनल बनाई जा रही हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है। तो बड़े बांध, राजमार्ग, सुरंगें, जल विद्युत परियोजनाएं प्राकृतिक जल निकासी को बाधित करती हैं, भूकंपीय जोखिम को बढ़ाती हुए पारिस्थितिकी तंत्र को खंडित करती हैं। तो माउंटेन इकोसिस्टम आपके एंडेमिक स्पीशीज के पार्ट होते थे पहले। ठीक है, वहाँ पे आपको एंडेमिक स्पीशीज मिलती थी जो वहाँ की होती थी, लेकिन आज के समय में हम क्या देखते हैं कि उनका पूरा विनाश होता जा रहा है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर लिया है और सामाजिक जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो दिन पे दिन पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, गरीबी हो गया, सस्टेनेबल लाइवलीहुड नहीं है लोगों के पास, तो सारा जो इकोसिस्टम है वो खराब होता चला जा रहा है। तो माउंटेन एंड हिल इकोलॉजीज आर फेसिंग मल्टी डायमेंशनल थ्रेट दैट रिक्वायर अर्जेंट अटेंशन। तो हमारे ये सारे मल्टी डायमेंशनल जो थ्रेट हैं उसको देखते हैं और यहाँ पे ज़रूरी है कि मल्टी डायमेंशनल अटेंशन इनको दी जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, कम्युनिटीज़ का जो पार्टिसिपेशन है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में वो बढ़े, क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग करने की हमें आवश्यकता है। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बताना है कि पशु ऊर्जा के उपयोग हेतु तकनीकी विकास क्या क्या हो रहा है। मतलब एनिमल एनर्जी को हार्नेस करने के लिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं उन पे आपको एक नोट लिखना है।
तो एनिमल एनर्जी हैज़ बीन वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स आपको देखने के लिए मिलता है जो ह्यूमन सोसाइटीज़ यूज़ करती आई हैं शुरुआत से ही। एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में हम क्या देखते हैं, जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पशु ऊर्जा मानव समाज द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे प्राचीन यांत्रिक ऊर्जा स्रोत में से एक रही है, विशेष रूप से कृषि, परिवहन और लघु उद्योगों में। समय के साथ पशु शक्ति के अधिक कुशल उपयोग के लिए विभिन्न तकनीकी नवाचार विकसित हुए, जिससे उत्पादकता बढ़ी और मानव श्रम की आवश्यकता कम हो गई। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और ह्यूमन लेबर की आवश्यकता कम हो रही है, क्योंकि हम एफिशिएंटली एनिमल्स में से एनर्जी को हार्नेस कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इन हार्नेसिंग योक्स एंड कॉलर्स एनेबल्ड बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो हमने क्या करा है, कुछ तकनीकी सुधार करें, हार्नेस लगा दिया, उसके ऊपर कॉलर में कुछ लगा दिया, जिससे कि जो भी हम उसके ऊपर भारी सामान रखते हैं उससे हमारे पशु पर दबाव कम पड़ता है और उसकी खींचने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो हमने हार्नेसिंग सिस्टम्स लगा दिए उनके ऊपर, हमने प्लो बनाया और एग्रीकल्चर के कुछ इम्प्लीमेंट्स को भी बनाया है। कृषि के जो औजार होते हैं उनका निर्माण किया। तो साधारण लकड़ी के हल से लोहे के नोक वाले और मोल्डबोल्ड हलों की ओर परिवर्तन ने पशु आधारित कृषि की प्रभावशीलता को और ज़्यादा बढ़ा दिया। एनिमल पावर वॉज हार्नेस्ड टू रोटेट व्हील्स फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स एंड लिफ्टिंग वाटर थ्रू डिवाइसेस लाइक पर्शियन व्हील एंड ऑयल मिल। इम्प्रूवमेंट हुआ एक्सेल डिज़ाइन में, व्हील कंस्ट्रक्शन में, इन सब चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। ब्रीडिंग में एडवांसेस हो गए, बिकॉज टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो जो उनका पूरा जो प्रजनन वाला सिस्टम था उसके अंदर जानवरों की सहन शक्ति बढ़ चुकी है, पशुओं की शक्ति बढ़ चुकी है। पशु चिकित्सा जो ज्ञान है उसने भी पशुओं के स्वास्थ्य को, उनके कार्यकाल को और ज़्यादा बेहतर बना दिया है। तो एनिमल एनर्जी को अगर हम कंबाइन कर देते हैं दूसरे उपकरणों के साथ तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आउटपुट को इंक्रीज करता है। तो आप कंक्लूजन में क्या बताएंगे कि टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होते हैं इन हार्नेसिंग एनिमल एनर्जी वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उससे आपके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। पहली चीज़ क्या, कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट होता है, परिवहन सुगम बनता है और प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो हैं जहाँ पे अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ है उनको एक समर्थन भी मिलता है। अगर हम आज की बात करें तो एनिमल एनर्जी गाइज एक रेलेवेंट, सस्टेनेबल और आपका लो एनर्जी का रूरल सिस्टम बनी हुई है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कमर्शियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है ऑन द पीजेंट्री इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। भारत में जब कृषि का व्यवसायीकरण हो जाता है तो उससे किसानों पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारे किसान हैं जो पहले केवल अपने जीवन यापन के लिए कृषि किया करते थे, आज उन्हें ज़बरदस्ती नकदी फसलों की ओर उनका झुकाव हो चुका है। अब पीजेंट्स को एनकरेज किया जा रहा है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि वो इंडिगो, कॉटन, जूट जैसी चीज़ों को उगाएं, ओपियम को उगाएं, जिसकी वजह से उन्हें किसानों को प्रॉब्लम का सामना करने के लिए हो रही है और उनकी खाद्य सुरक्षा कमज़ोर हो गई है। और बाज़ार के उतार चढ़ाव आपको देखने के लिए किसानों को मिलते हैं। तो फ्लक्चुएशन इन द ग्लोबल प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्टेड पीजेंट इनकम, फॉलिंग प्राइसेस ऑफन मेंट हैवी लॉस while peasant had little control over pricing mechanism। तो वैश्विक बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ा। कीमतों में गिरावट से भारी नुकसान हुआ, जबकि मूल्य निर्धारण पर किसानों का कोई नियंत्रण भी नहीं था। तो बाजार के प्रति उतार चढ़ाव है, कैश क्रॉप की तरफ उनको शिफ्ट होना पड़ा। ये सारा जो इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर के कमर्शलाइजेशन का आपको कॉलोनियल पीरियड में देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा गांव में जो आपके किसान हैं वो कर्जों के तले, करों के तले दब गए हैं, ऊंची ब्याज दरें उनको चुकानी पड़ रही हैं और जो ये पूरी शोषणकारी व्यवस्था अंग्रेज़ों ने लगा रखी है, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, उस सब की वजह से भी आपके जो किसान हैं उनका शोषण हो रहा है। कृषक वर्ग का विघटन हो जाएगा और समाज हमें विभाजित भी देखने के लिए मिलेगा। तो कमर्शलाइजेशन की वजह से डिफरेंशिएशन होता है। रिच पीजेंट्स बेनिफिटेड मार्जिनली वाइल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बिकेम लैंडलेस लेबरर। तो लोग क्या है दिन पे दिन नीचे गिरते गए, जो गरीब था वो और ज़्यादा गरीब होता
चला गया। तो एम्फेसिस ऑन कैश क्रॉप, रिड्यूस एरिया अंडर फूड क्रॉप, वर्सनिंग इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो सूखा पड़ जाता है, फेमाइंस आ जाते हैं, ठीक है, उनका भी आपको इम्पैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कमर्शलाइजेशन की वजह से, तो आपको इंडिगो रिवॉल्ट, डेक्कन रायट्स, तेभागा मूवमेंट ये भी देखने के लिए मिलेंगे। फिर एक क्वेश्चन है कि भारत में भूमि उपयोग पर औपनिवेशिक वानिकी का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कॉलोनियल फॉरेस्ट्री ऑन द लैंड यूज। तो कॉलोनियल फॉरेस्ट्री इन इंडिया इमर्ज इन द मिड 19th सेंचुरी with the objective of securing timber for railway, shipbuilding, imperial needs। तो क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे जो अंग्रेज थे वो अपनी इंपीरियल जो नीड्स थी उनको पूरा करना चाहते थे 19वीं शताब्दी में, तो उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लेकर आए और स्टेट के ऊपर फॉरेस्ट का कंट्रोल स्थापित हुआ। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स चले आ रहे थे लैंड को यूज़ करने के, लोगों का लैंड तक जो एक्सेस था, वो सारे पैटर्न्स आपको ख़राब होते हुए दिखते हैं। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, बड़े बड़े लैंड को रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उन्होंने घोषित कर दिया था अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो भारतीय वन अधिनियम जैसे कानूनों के तहत विशाल क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित वन घोषित किया गया। दिस कन्वर्टेड कॉमन लैंड्स इनटू स्टेट प्रॉपर्टी एंड रिस्ट्रिक्टेड कस्टमरी लैंड यूज। तो इससे सामुदायिक भूमि राज्य की संपत्ति बन गई और पारंपरिक भूमि उपयोग जो है वो सीमित हो गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब स्टेट रिजर्व कर देता है फॉरेस्ट को, और या फिर आप कहें कि जो स्टेट है वो फॉरेस्ट के ऊपर अपना 100% जो कंट्रोल है वो स्थापित कर लेता है। इसके बाद शिफ्टिंग जो कल्टीवेशन, जो किसान पहले झूम कृषि किया करते थे, झूम कृषि का पतन हो जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम प्रैक्टिस बाय ट्राइबल कम्युनिटीज वाज ब्रांडेड एज डिस्ट्रक्टिव एंड डिस्करेज और बैन। जो हमारे ट्राइब्स पहले झूम खेती कर रहे थे उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, जिससे कि लैंड यूज के पैटर्न में भारी परिवर्तन आता है। नेचुरल जो मिक्स्ड फॉरेस्ट थे उनको मोनोकल्चर प्लांटेशंस कर दी गई, मतलब कि बड़े एरिया में या तो सारे टीक के ही लगा दिए, पाइन ही लगा दिए। जो एक आपको देखने के लिए मिलता है ना कि मिक्स्ड आपको देखने के लिए मिलते थे ट्रीज, वो चीज़ें हट गई और मोनोकल्चर की शुरुआत की उन्होंने। फॉरेस्ट के लॉस में क्या करा कि ग्रेजिंग हो गया, और जो सीजनल मूवमेंट, जो पेस्टोरल्स वहाँ पे पहले जाया करते थे उनकी मूवमेंट पे रोक लगा दी। कॉमन ग्रेजिंग लैंड्स को रिड्यूस करते हुए जो ट्रेडिशनल लैंड यूज था उसमें भी उन्होंने चेंजेस कर दिए। तो वन कानूनों ने चराई और पशुपालक समुदायों की मौसमी आवाजाही को सीमित किया, जिससे साझा चारागाह भूमि घट गई और पारंपरिक भूमि जो पूरा उपयोग है वो प्रभावित हुआ। तो देखो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इसको पूरा लेके चलना है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए। तो फॉरेस्ट्री जो पूरी पॉलिसीज़ हैं वो एग्रीकल्चर के साथ compete किया करती थी। कुछ एरियाज़ में जो कल्टीवेबल लैंड था वहाँ पे भी जंगल लगा दिए गए, और कहीं पे जो फॉरेस्ट थे वहाँ पे सफाई करके प्लांटेशंस लगा दी गई, रेलवेज बना दिए गए। फॉरेस्ट जो कम्युनिटीज़ हैं दोस्तों वो हाशिए पर चली जाएंगी, क्योंकि उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे अब वो छिन चुके थे लैंड को लेकर। फॉरेस्ट के प्रोड्यूस अब उनको नहीं मिल पा रही थी, उल्टा उन्हें इलीगल घोषित कर दिया गया था, उन्हें मजबूरी में जो है मजदूरी करनी पड़ती थी। इसके पारिस्थितिकी परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो जो पूरा मोनोकल्चर प्लांटेशंस था उसकी वजह से पूरा बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि सेंट्रल इंडिया के अंदर, तो मध्य भारत में औपनिवेशिक वानिकी ने गोंड, बैगा, संथाल जैसे आदिवासी समुदायों को गहराई से प्रभावित किया। तो यहाँ पे हमारे कुछ आदिवासी समुदाय थे जिनको इफेक्ट होता है, क्योंकि लार्ज फॉरेस्ट एरिया को उन्होंने रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया था और वहाँ पे हंटिंग वगैरह चीज़ों को कलेक्ट करना, फॉरेस्ट का प्रोड्यूस, ये सब अलाउड नहीं था। तो विशाल वन क्षेत्रों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जिससे झूम कृषि, शिकार और वन उपज संग्रह पर प्रतिबंध लगा। इससे पारंपरिक भूमि उपयोग प्रणाली बाधित हुई और आदिवासी प्रतिरोध आंदोलन को जन्म मिला। तो ये सेंट्रल इंडिया का आपको एग्जाम्पल देना है, आप हिमालयन रीजन का दे सकते हो जहाँ पे आपको कुमाऊं और गढ़वाल देखने के लिए मिलते हैं। तो in the Himalayas, especially in the Kumaon and Garhwal, forests were traditionally used for grazing, fuel and fodder. But colonial policies ने उनके ये सारे राइट्स को गाइज छीन लिया था। हिमालयन रीजन हो गया, डेक्कन प्लेट्यू में भी आपको देखने के लिए मिलता है सेम इसी तरीके से।
तो लैंड मतलब अंग्रेज छीन लेते थे, लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर देते थे, ट्राइबल्स की वहाँ पे उनको जाना अलाउड नहीं होता था, ये सब प्रॉब्लम्स आती थी। अब हम देखते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में भी सरकार ने कुछ एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन स्कीम्स चलाई थी कि दोबारा से वनों को लगाया जाए। तो उनके बारे में आपको उनके इम्पैक्ट को पूरा डिस्कस करना है। तो एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर इंट्रोड्यूस्ड प्राइमरली टू मीट इंपीरियल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक नीड सच एज टिम्बर फॉर रेलवे, शिप बिल्डिंग एंड पब्लिक वर्क। तो मेन उनका क्या यहाँ पे काम था, टिम्बर लाना रेलवे के लिए, जहाज निर्माण के लिए। अंडर द बैनर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री द ब्रिटिश अंडरटुक प्लान्ड ट्री प्लांटेशन स्कीम विच सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज फॉरेस्ट लैंडस्केप, जिसने पूरा भारत के लैंडस्केप को प्रभावित किया। वो एक नई टर्म लेकर आए जिसे कहा जाने लगा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया under the leadership of Dietrich Brandis, the first Inspector General of Forest। तो इस व्यक्ति के लीडरशिप में ब्रिटिशर्स ये लेकर आए थे। यहाँ पे प्लान्ड चीज़ों को किया जाएगा, प्लानिंग के साथ काम होगा। टीक एंड साल की लंबी लंबी दूर दूर तक प्लांटेशंस इन्होंने लगाई, यानी कि दोबारा से इन्होंने वनीकरण किया। और एक्सटेंसिव फेलिंग ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन वॉज कैरिड आउट, लेकिन रिफॉरेस्टेशन किया गया, लेकिन मोनोकल्चर प्लांटेशंस की गई। जो पहले का हमारा डाइवर्स इकोसिस्टम था वो खत्म हो जाता है। रेलवे के लिए टिम्बर प्लांटेशन बस वो कर रहे थे, तो नियर द रेलवे लाइंस, ताकि कंटिन्यूअस जो सप्लाई है वो उनको मिलती रहे। हिली रीजन्स में एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा रहा था। तो पूरा इम्पैक्ट हम देखें तो इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। वाइल फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड, कहीं पे फॉरेस्ट कवर तो बढ़ गया था, बट मोनोकल्चर प्लांटेशंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी कम हो गई थी, इकोसिस्टम रिजेलियंस कम हो गया था। एफॉरेस्टेशन ने ग्रेजिंग लैंड्स को पूरा क्या कर लिया था, ख़त्म कर दिए थे। अब जानवरों पे चरने की भूमि नहीं बची थी। वो कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी, उनके फॉरेस्ट रिसोर्सेज तक एक्सेस ख़त्म कर दिया था। और काफ़ी सारे इस पे हमें आर्थिक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं और दीर्घकालिक प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। सो आपको ये पूरा एक कंप्लीट आंसर दोस्तों लिख के आना है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप नोट्स को परचेज नहीं करते हो, कहीं से भी आप नोट्स नहीं लेते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप खुद के नोट्स वीडियोस में से बनाया करो। जो भी क्वेश्चन होता है उसके आंसर्स को लिखो, उसका एक फ्लो चार्ट मेंटेन करो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो एंड होती है। हमारे टोटल 3 क्लासेस हैं। आपको एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तीनों क्लासेस को ज़रूर देखना है, उसके बाद ही कहीं कुछ हो सकता है। अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट में दी गए थोड़े बहुत और वीडियोस को भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। सो मैं चाहती हूँ कि आप सभी वहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो उसके बारे में जो अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। जब आप पास आउट हो जाएंगे तो आप उसको अनफॉलो भी कर सकते हैं। ओके, और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर्स चाहिए, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर MHI 108 एग्ज़ाम। इसके बाद या तो आपका MGP 004 है या फिर MHI 109 है, उसके लिए भी हम वीडियोज़ आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे।